Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET August 2024 exam. So let's start. So here are another 10 questions जो कि UGC NET अगस्त 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, ऑथर्स का नाम दिया गया है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में बुक्स एंड कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। अब ऑथर्स में ए एल क्रोवर है, अब्राहम कार्डनर एंड लिंटन है, बी बी वाइटिंग एंड अदर्स है, एंड मार्garet मीड है। ठीक है, ए एल क्रोवर जैसा कि आप जानते हैं ये अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट थे। इन्होंने डिफ्यूजन की बात की थी कि कल्चर जो है एक जगह नहीं बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुआ और वहाँ से डिफरेंट वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जो है वो डिफ्यूज हुआ। ठीक है, तो जिनको उस कल्चर से कुछ बेस्ट थिंग लगती थी उन्होंने उनको बोरो किया ट्रेड्स को, और मतलब इस तरह कल्चर का मीन्स व्यापकता जो है पूरे विश्व में फैली। ठीक है, तो ए एल क्रोवर ने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ थ्योरी दी थी, और इनका मानना था कि दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं कल्चर में। एक होता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी पैटर्न्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी पैटर्न्स होते हैं किसी भी कल्चर के वो चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो ये ए एल क्रोवर का जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर ग्रोथ, जो कि 1944 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये इन्होंने बुक भी लिखी थी इस पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर ग्रोथ में 1944 में, और ये इनका कॉन्सेप्ट था। फिर अब्राहम कार्डनर एंड लिंटन, जैसा कि आप जानते हैं, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल से हैं। इन्होंने जो है बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट दिया था। ठीक है, बेसिक पर्सनालिटी एंड स्टेटस पर्सनालिटी, ये जो किसी भी कल्चर की कुछ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि उस कल्चर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका अब्राहम कार्डनर का, ठीक है, योगदान, जो कि लिंटन के साथ इन्होंने बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बुक लिखी थी। देन जो है बी बी वाइटिंग एंड अदर्स, इन्होंने 6 कल्चर्स बुक लिखी थी। 6 कल्चर, बी बी वाइटिंग और जे डब्ल्यू वाइटिंग दो थे, और इन दोनों ने मिलकर 6 कल्चर्स लिखा था। पहले 6 कल्चर अकेले वाइटिंग ने लिखा था, 6 कल्चर स्टडी ऑफ चाइल्ड रेयरिंग। ठीक है, 1963 में लिखा था। 1963 में 6 कल्चर्स लिखा था अकेले वाइटिंग ने, बीबी वाइटिंग ने। ठीक है, फिर जे डब्ल्यू एम वाइटिंग के साथ इन्होंने अगेन इस पर 6 कल्चर्स पे एक बुक लिखी, जो कि 1975 में पब्लिश हुई। 1975 में पब्लिश हुई, और इसमें 6 कल्चर के बच्चों पर इन्होंने स्टडी किया। मीन्स 3 to 11 ईयर्स के बच्चे जो कि 6 कल्चर से बिलोंग करते थे। 6 कल्चर्स कहाँ कहाँ के, जिसमें इंडिया एक था, एक कंट्री इंडिया थी, दूसरी थी केन्या, ठीक है, अफ्रीका की। देन ओकिनावा जो है, जो कि जापान का है, ओकिनावा जापान, तो इसको आप जापान कंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ओकिनावा जो वहाँ की सिटी है। देन फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस, मैक्सिको एंड यूएस। ठीक, तो ये 6 कंट्रीज पर, इंडिया, केन्या, जापान, फिलीपींस, मैक्सिको एंड यूएस, इन 6 कल्चर्स के बच्चों पर इन्होंने स्टडी की, जो बिलोंग करते थे 3 to 11 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप से, 3 to 11 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप से बिलोंग करते थे, और उनके ऊपर इन्होंने बिहेवियरल स्टडी की कि उनका जो है एनवायरनमेंट का या कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। तो यही इनकी स्टडी थी, बीबी वाइटिंग एंड अदर्स की। तो 6 कल्चर्स ये बुक आ गया। ठीक है, देन मार्garet मीड, जो कि लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जो कि इन्होंने कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में इन्होंने कमिंग ऑफ एज इन समोआ लिखा था, और इनकी एक बुक थी ग्रोइंग अप इन न्यूजीनिया। 1930 में इन्होंने लिखा था ग्रोइंग अप इन न्यूजीनिया, और इन्होंने जो वेस्टर्न पीपल आने के पहले न्यूजीनिया के लोगों का कैसा कल्चर था, उनका रहन सहन, उनकी सोच, वैल्यूज, कस्टम्स, रिचुअल्स कैसे थे,
इस पर उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी किया था कि मीन्स बिफोर कमिंग ऑफ वेस्टर्नर्स न्यूजीनियन पीपल्स कैसे रहते थे और बाद में उनमें क्या चेंजेस आए। ओके तो इस तरह हम एल क्रोबर से हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर ग्रोथ ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 3 जगह है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस में। देन बी देख लेते हैं, क्रोबर कार्डिनर एंड जो है लिंटन बेसिक पर्सनालिटी दिया था, हम जानते हैं। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 एक ही जगह है इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। देन सी का हो जाएगा 4 6 कल्चर्स एंड डी का 1 ग्रोइंग अप इन न्यू जूनियर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। In which of the following consanguineous marriages the coefficient of inbreeding is same? तो आपको इससे पहले भी बताया गया कि consanguineal marriages होती है among the blood relatives और उसी को हम inbreeding कहते हैं, inbreeding कहते हैं। ठीक है, तो अपने ही क्लैन के अंदर जो सभी आपस में ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर उनमें इनब्रीडिंग होती मीन्स उनमें मैरिजेस होती हैं तो उसको हम कॉन्सेंगिनियल मैरिजेस या इंसेस्ट भी कहते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंगिनियल मैरिजेस द कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग इज सेम। मीन्स अगर फर्स्ट कजिन्स या डबल फर्स्ट कजिन्स के बीच में होता है या इनके बीच में हाफ सिप के बीच में या अंकल नीस के बीच में होता है तो इसमें किस में जो है कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग सेम होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, पर आपको अगर डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस का जो मतलब वैल्यूज होती हैं अगर वो याद हो जाए तो उसका जस्ट हाफ आप कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग निकल जाएगा। तो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस जैसा कि जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेटेडनेस जो है हाफ होता है क्योंकि वो 50-50% मीन्स मदर एंड फादर से वो रिलेटेड होता है उसका जीन्स। तो इस तरह हम निकालते हैं डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस और उसी का हाफ कर देते हैं तो हमको कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो इसको कुछ आपको ये वैल्यूज रटनी होंगी क्योंकि इस तरह फॉर्मूले से निकाला काफ़ी कठिन एग्जाम के टाइम, तो आप उसको रट सकते हैं। तो फर्स्ट कजिन जो है और डबल फर्स्ट कजिन, ठीक है, तो फर्स्ट कजिन का तो वैल्यू 1/16 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस की वैल्यू है 1/8 है। ठीक है, 1/8 है और कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग जो है कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा क्योंकि जो रिलेटेडनेस की वैल्यू उसी का हाफ हो जाता है। डबल फर्स्ट कजिन की जो वैल्यू होती है इसकी को मतलब रिलेटेडनेस की वो होती है 1/4, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 1/4 होती है डबल फर्स्ट कजिन की। तो हमने देखा कि फर्स्ट कजिन की 1/8 होती है डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस और कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग होगा 1/16। ओके, इरेज कर लीजिए। इसका हाफ हो जाएगा। इसी तरह 1/4 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है हाफ सिप है तो हाफ सिप का भी 1/4 होता है, 1/4 हाफ सिप का भी होता है, इसका भी 1/8 हो जाएगा। और अंकल नीस का 1/4 ही होता है, 1/4 ही होता है, इसका भी 1/8 हो जाएगा। तो आपको पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग सेम होनी चाहिए। सेम कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, 3 जगह दिखाई दे रही है। डबल फर्स्ट कजिन में, हाफ सिप में और अंकल नीस में। फर्स्ट कजिन में नहीं है क्योंकि इसमें 1/16 है। ओके, तो आप देख लीजिए BCD होना चाहिए, BCD ओनली। ठीक है, BCD ओनली। नहीं, डबल फर्स्ट कजिन में, डबल फर्स्ट कजिन अंकल नीस, BCD ओनली होगा। फर्स्ट कजिन क्या है, डबल फर्स्ट कजिन
हाफ सिप अंकल नीस। हाफ सिप का हमने देखा था 1/4 है तो 1/8 हो जाएगा। अंकल नीस का भी वही है, और हाफ सिप अंकल नीस और डबल फर्स्ट कजिन 1/8 हो जा रहा है। तो बी सी एंड डी ओनली होना चाहिए आंसर 52 का। ठीक है, बी सी एंड डी ओनली होना चाहिए। पर यहाँ पर सी एंड डी ओनली दिया हुआ है, सी एंड डी ओनली दिया हुआ है आंसर में। ये क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ये क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग वाला, इसमें हम लोग ने देखा कि जो डबल फर्स्ट कजिन है, हाफ सिब है और अंकल नीस है, इन सब का कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग सेम आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग सेम आ रहा है, सबका 1/8 आ रहा है। ठीक है, जबकि फर्स्ट कजिन का 1/16 आ रहा है, 1/16 आ रहा है फर्स्ट कजिन का। ओके, और इनका 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, मतलब ये हो गया 12.5%, 12.5%। ओके, और इनका हो जाएगा 6.25%। तो ठीक है, तो 12.5% सबका आ रहा है, तो इसका मतलब बी सी डी ओनली होगा इसका आंसर, बी सी डी ओनली। जबकि आपके आंसर की में शायद सी एंड डी ओनली दिया, जो कि रॉन्ग आंसर है मेरे हिसाब से। इसमें बी सी एंड डी ओनली होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो देख लीजिएगा, बी सी एंड डी ओनली होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस जो है वो इन तीनों में कॉमन है, जो कि 1/4 है, और जिसका कि हाफ करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग की वैल्यू आएगी, जिसकी 1/8 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू 12.5 तीनों में ही होगी, डबल फर्स्ट कजिन में, हाफ सिब में और अंकल नीस में। इसलिए ये 12.5 सबके लिए, तीनों के लिए, तो बी सी डी ओनली होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, सी एंड डी ओनली नहीं होगा, बी सी एंड डी ओनली होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स है कल्चरल हेजिमनी, कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक वायलेंस, कल्चरल इंपेरियलिज्म, जो कि मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म व्यू से ये मतलब जुड़ी हुई ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप कल्चरल थॉट मीन्स पढ़े, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा, तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम दिए गए, आपको मैच कराना है कि किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिए थे। तो कल्चरल हेजिमनी जो कॉन्सेप्ट है वो एंटोनियो ग्राम्सी का कॉन्सेप्ट है, एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, कल्चरल हेजिमनी, हेजिमनी होता है सोशल डोमिनेंस, और इन्होंने बात की कि जब कॉलोनियल लोग थे, वेस्टर्न पीपल, तो उन्होंने अपने जो रूलिंग क्लास था उनका, वो कैसे लोगों पर अपने प्रेस या मीडिया या दूसरे मीन्स कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और भी दूसरे लिटरेचर के द्वारा, कैसे अपनी जो वैल्यूज़ थी या कल्चरल जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो लोगों पर कैसे उन्होंने प्रभावित किया, और वो कल्चरल नॉर्म या वहाँ का वर्ल्ड व्यू बन गया। तो उन्होंने बोला कि इसको काउंटर करने की ज़रूरत है, इस वर्ल्ड व्यू को काउंटर करने की ज़रूरत है, जो और अपना जो ओरिजिनल जो इंटेलिजेंसिया है मीन्स वहाँ के लोगों की, वो सामने आए, और उससे मतलब प्रभावित ना होकर अपने जो उनके ओरिजिनल या नेटिव जो कल्चरल ट्रेड्स हैं उनको फिर से वापस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ग्राम्सी एंटोनियो का कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट है। कल्चरल कैपिटल जो है ये पियरे बोर्डियो का कॉन्सेप्ट है, कल्चरल कैपिटल। ठीक है,
देन सिंबॉलिक वायलेंस, ये मिशेल फोको का हो जाएगा। सिंबॉलिक वायलेंस भी पियरे बोर्डियो ने दिया था। लेकिन जो यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट, उसमें अगर आप मैच कराएंगे तो आपको मिशेल फोको से कराना पड़ेगा, जबकि मिशेल फोको का जो कॉन्सेप्ट था वो मैडनेस इन सिविलाइजेशन पर था। इन्होंने ओरिजिन ऑफ क्लिनिक, बर्थ ऑफ क्लिनिक, ओरिजिन ऑफ प्रिजन, इस पे तमाम बुक्स लिखी थी मिशेल फोको ने। और कल्चरल इंपीरियलिज्म की बात की थी एडवर्ड सेड ने। कल्चरल इंपीरियलिज्म मीन्स कैसे वेस्टर्न कल्चर हावी होता है और फिर वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में वो इम्पोज कर दिया था वही वैल्यूज या उनकी आइडियोलॉजी जो होती है, इसी को कल्चरल इंपीरियलिज्म कहा गया। ठीक है, तो एडवर्ड सेड ने इसको कल्चरल इंपीरियलिज्म, इस पर बुक लिखी थी एडवर्ड सेड ने। तो अगर हम एंटोनियो ग्राम्सी की बात करें तो एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि वर्किंग क्लास इंटेलिजेंसिया मस्ट जनरेट अ वर्किंग क्लास आइडियोलॉजी, ठीक है, टू काउंटर द वर्ल्ड व्यू ऑफ द रूलिंग क्लास। और ये वर्ल्ड व्यू मीन्स जो उनका जो सोशल डोमिनेंस था वो मतलब वो पूरे मतलब उस समय के जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे उन्होंने इसको अपना मान लिया था कि वो वही उनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो वैसा ही वो उनकी जैसा ही वो करने लग गए थे, जैसा वो चाहते थे रूलिंग क्लास वाले, उसी को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया था, कल्चर नॉर्म हो गया था, वर्ड भी हो गया था। और इसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि जो वर्किंग क्लास है दे मस्ट जनरेट अ वर्किंग क्लास आइडियोलॉजी टू काउंटर द वर्ड व्यू ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, कल्चर हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट था वो एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। देन एडवर्ड सेड ने 1993 में एक बुक लिखी थी कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, और ये उनका कॉन्सेप्ट था कल्चर इंपीरियलिज्म का कि जो रूलिंग क्लास है उनके जो कल्चर है वो इम्पोज कर दिए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन जो है पूरे विश्व में हावी है और हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, और सारा उनके जो चाहे क्लोथिंग हो चाहे फूड आइटम्स हो वो सभी लोग उसको मीन्स वो पूरे विश्व में वो डिफ्यूज हो गया वो कल्चर। ठीक है, तो कल्चरल इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट एडवर्ड सेड के द्वारा दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे अब इसको मैच कराते हैं कल्चरल हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्सी। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही जगह दिया है, मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन कल्चरल कैपिटल पियरे बोर्डियो से लगा देते हैं, बी का 4, देन सी का 3 सिंबॉलिक वायलेंस मिशेल फोको, एंड देन डी का 1 हो जाएगा कल्चरल इंपीरियलिज्म एडवर्ड सेड। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। At the end of the first year of postnatal life, the length of child increases by 50% of birth length. सही है। The weight of the child increases by 200% of the birth weight. ये भी सही है। The length of face child increases by 10% of facial length, and the head circumference of the child increases by 15% of head circumference at birth. ये दोनों नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ होता है 0 से 1 ईयर की तरफ जो लेंथ होती है किसी भी चाइल्ड की वो 50% जो है बर्थ लेंथ से इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अगर 50 सेंटीमीटर होती है तो वो मीन्स 25% और बढ़ता है तो 75 टू 80 सेंटीमीटर उनकी लेंथ हो जाती है। और 7% मतलब वो 7 केजी मतलब क्या वेट बढ़ता है, मतलब 200% जो है बर्थ वेट बढ़ता है, तो उससे 3 केजी का अगर बच्चा है तो वो 10 केजी का हो जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं। तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉसिल रिमेन्स ऑफ सैहेलैंथ्रोपस वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, यहाँ पे चार्ट होगा कि सेंट्रल अफ्रीका का चार्ट से ही इनका जो सैहेलैंथ्रोपस का फॉसिल डिस्कवर किया गया था। इनमें एप और ह्यूमन दोनों लाइक फीचर्स थे, और ओरोरिन जो है, ओरोरिन करके वो था मीन्स फॉसिल, उसके ये एंसेस्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड टू बी एंसेस्टर्स ऑफ ओरोरिन ट्यूजेंसिस ऑफ केन्या। और माइकल ब्रूनेट ने इसको खोजा था। माइकल ब्रूनेट ने ये खोजा था, इस फॉसिल को डिस्कवर किया था माइकल ब्रूनेट।
ठीक, BRUNET। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया है, देख लीजिएगा, लेक्चर है। माइकल ब्रूनेट, सैहेलैंथ्रोपस का डिस्कवरी इन्हीं के द्वारा हुआ था, और जो कि 7 to 6 मिलियन ईयर्स मतलब ओल्ड फॉसिल था, और मीन्स इस ईयर मतलब इतना साल पहले, ये इतने बिलियन ईयर्स पहले ये फॉसिल रहता था, और ये सेंट्रल अफ्रीका का फॉसिल। तो इससे ये पता चला कि ना सिर्फ ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में ही ह्यूमन के एवोल्यूशन के जो हमको प्रमाण मिलते हैं, बल्कि ये सेंट्रल अफ्रीका से भी प्रमाण मिलते हैं। ओके, सैहेलैंथ्रोपस, जो कि चार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका पाया गया। ठीक है, देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस मीन्स, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन जो कि बोन मैरो में होता है। तो अब देख लेते हैं, डिक्रीजिंग लॉन्जिविटी ऑफ आरबीसी नहीं, गलत है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये भी गलत है। इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी। प्रोडक्शन यहाँ वर्ड होना चाहिए था, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब ही होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड ओपनिंग ऑफ द कैपिलरीज। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी ही। ठीक है, तो पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है थ्रू दीज आरबीसी जाता है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन वर्ड है यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं अवलोकन। तो फील्ड में जब कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फील्ड वर्क करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ के लोगों को, जो नेटिव्स हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशन सबसे आसान टेक्निक होती है कि हम उनको देखते हैं कि वो लोगों का रहन सहन, खान पान कैसा है, उनकी बोली भाषा, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं। और तो ये ऑब्जर्वेशन से हमको तमाम डेटा मिलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है। तो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारे डेटा तो मिलते हैं, पर जो नेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू है, इनर व्यू है, वो अंदर कैसा थॉट प्रोसेस या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें तमाम चीज़ें छुप सकती हैं हमसे, हमको नहीं पता चल सकती फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन में। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय टेकिंग इंटरव्यूज़, और फिर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, बाकायदा शेड्यूल, ये सब जब करते हैं तो हमको इनर जो थॉट्स हैं या इनर जो उनकी फीलिंग्स हैं, नेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है पता चलते हैं। इसमें कि एमिक अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एमिक और एटिक दो अप्रोच होते हैं ना। तो एटिक क्या होता है कि आउटसाइडर व्यू, मीन्स बाहर से आपको कैसा कल्चर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट इन ऑब्जर्वेशन में तो आपको एटिक दिखाई देगी, कि जब आप उनके अंदर घुल मिल के रैपो स्टैब्लिश करके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी आपको उनका एमिक व्यू पता चलेगा, नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। और उसके लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और विद रैपो स्टैब्लिशमेंट जरूरी है। ओके, और उसमें शेड्यूल, इंटरव्यू और तमाम दूसरे जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं रिसर्च मेथड्स में फील्ड वर्क करते समय, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस लिखी है। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या हो सकती है? इट ओनली जनरेट्स द क्वालिटेटिव डेटा, नहीं, क्वांटिटेटिव भी मिलता है। तमाम चीज़ें हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उनमें कुछ हमको नंबर्स के बारे में भी तमाम चीज़ें पता चलती हैं। मान लो किसी के घर में हमने देखा, अवलोकन किया सिर्फ कि यहाँ पे तो 2 टीवी है, 4 अलमारी है, तो कुछ नंबर्स, न्यूमेरिकल जो है वो भी डेटा मिलता है। क्वांटिटेटिव भी मिल सकता है। इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी, हाँ ये ठीक है, ये कितना रिलायबल है हमारा डेटा, ये एक बात हो सकती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सपेक्टिवल, ये भी ठीक है, मीन्स अपना खुद का पर्सपेक्टिव वहाँ पर काम आने लगता है। और ऑब्जर्वेशन में बायसनेस भी हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं। डीलर जॉब डेटा, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देख लेते हैं इसमें, तो इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी तो होना ही चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सपेक्टिव मीन्स BNC ओनली लग रहा है, BNC ओनली, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है मोस्ट करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो ये हो गया
Option second is correct. Then next, हाँ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस, इंक्लूसिव फिटनेस किसने दी थी? ठीक है, तो इंक्लूसिव फिटनेस जो कॉन्सेप्ट है वो हैमिल्टन ने दिया था, हैमिल्टन ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि फिटनेस मींस इंक्लूसिव फिटनेस में उन्होंने दो फिटनेस बनाया था। एक तो जनरल फिटनेस होती है जो ये मतलब खुद के रिप्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोजेनी होती है वो खुद की फिटनेस होती है। और एक इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की फिटनेस होती है इंक्लूसिव फिटनेस में। तो इंक्लूसिव फिटनेस जो होता है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो इन्होंने बताया था कि डायरेक्ट फिटनेस क्या है कि जब हमारी खुद की जो प्रोजेनी वो हमारी डायरेक्ट फिटनेस है, मीन्स जो हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमने खुद से जो प्रोड्यूस किया, दैट इज अवर डायरेक्ट फिटनेस। लेकिन इनडायरेक्ट फिटनेस होता है कि अगर किसी जेनेटिक रिलेटिव को हम हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन या उनके रियरिंग में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, चाइल्ड रियरिंग में, तो उसमें हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस। तो इस तरह इंक्लूसिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डब्ल्यू डी हैमिल्टन ने दिया था। डब्ल्यू डी हैमिल्टन ने इंक्लूसिव फिटनेस का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिटनेस होता है, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इंक्लूसिव फिटनेस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय डब्ल्यू डी हैमिल्टन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following proposed the theories related to dispersal of modern humans? ठीक है, अब मॉडर्न डिस्पर्सल थ्योरी जो है जिसमें कि आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस है, जिसमें कि रिप्लेसमेंट मॉडल है और फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड देन एसिमिलेशन मॉडल है। तो उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें वोल्फॉफ का भी कंट्रीब्यूशन है, ब्रॉर का कंट्रीब्यूशन है। तो 1980s में इन सभी ने 1988 80s मतलब 1980s में इन सभी ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। 1990 में भी जो है वोल्फॉफ एंड ब्रॉर ने दिया था, 1988 में दिया था। तो स्ट्रिंजर एंड्रयूज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन थ्योरी में। और इसी में जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉकिंग एंड कार ने भी इसको इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस की जो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस थी। तो इसमें देखा जाए तो सभी का जो है योगदान है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था जेनेटिक अपने बेसिस पर, तो बी सी डी ओनली होना चाहिए, बी सी डी ओनली होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंजर एंड एंड्रयूज, वोल्फॉफ एंड ब्रॉर, बी सी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड सिंड्रोम दिए हुए हैं, अब देख लेते हैं इनको। XYY, XO, XXY इन ट्राइसोमी 18 हम लोगों ने जेनेटिक में पढ़ा था क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल एबरेशंस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं। और जानते हैं हम कि जो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, अगर इनमें कुछ स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर में अगर आ जाती है डुप्लीकेशन, डिलीशन, एडिशन की वजह से, या उनके ट्रांसलोकेशन की वजह से, या हम उसमें एक डिलीशन हो जाए या कुछ एक एडिशन जिसको मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी कहते हैं, मीन्स मीन्स एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दो होते हैं, दो ऑटोसोम होंगे या दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन अगर एक तीसरा जुड़ जाता है उसको ट्राइसोमी कहते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम में पाया जा सकता है और ऑटोसोम्स में भी पाया जा सकता है। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम में पाया गया है तो उसमें जैसे कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। इसी तरह जैकब सिंड्रोम में भी सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी दिखाई दे रही है। मोनोसोमी मीन्स एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो होना चाहिए एक पेयर में लेकिन एक उसमें से कम हो गया, तो उसको मोनोसोमी कहते हैं, जिसको कि टर्नर सिंड्रोम में हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ऑटोसोम्स में ट्राइसोमी 18 है, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हम देख सकते हैं कि XYY तो जैकब सिंड्रोम से लगाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। मीन्स एक मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं ना, XY ये मेल का होता है और XX फीमेल का होता है। ओके,
तो एक्स वाई एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई मेल का होता है और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स जो है फीमेल का होता है, ठीक। और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, ओके। लेकिन ये एक्स वाई में अगर एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइसोमी हो गई है, तो एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया तो ये क्या हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और एक इसी में एक्स वाई में एक एक्स्ट्रा वाई जुड़ गया तो क्या हो गया, ये जैकब सिंड्रोम हो गया, जैकब सिंड्रोम हो गया। इसको सुपरमैन सिंड्रोम या सुपरमेल सिंड्रोम भी कहा जाता है, ओके। और इस तरह इनमें तमाम जो है मतलब लर्निंग स्किल्स कम हो जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में असर पड़ता है, ग्रोथ पे असर पड़ता है, इस तरह के सिंड्रोम्स में। इस तरह टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में एक ये भी मेल में होता है और इसमें जो है एक एक्स एंड फीमेल में होता है, एक एक्स कम हो जाता है, एक एक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो फीमेल में टर्नर सिंड्रोम को मिलता है, एक एक्स कम हो गया तो मोनोसोमी हो गई। यहाँ पर देखिए 2x होना चाहिए था और एक एक्स कम हो गायब हो गया तो XO हो गया, टर्नर सिंड्रोम, ओके। देन ट्राइसोमी 18, अब 18 जो ऑटोसोम है, क्रोमोसोम ऑटोसोम नंबर 18 में 2 क्रोमोसोम होने की बजाय अगर 3 हो जाते हैं तो ट्राइसोमी हो गई, ओके। तो एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। तो आप देख लीजिए एक्स वाई वाई को आप जैकब से ले रहे हैं, ए का फोर्थ लगा रहे हैं, ए का फोर्थ सब में है। तीन एक्सो को हम टर्नर सिंड्रोम से, बी को 3 से लगा रहे हैं, बी को 3 सिर्फ एक ही जगह है, बी का 3 सिर्फ एक जगह है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिर सी का 1 देख लेते हैं, ठीक है, सी का 1 करेक्ट है एंड डी का 2, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो इसी तरह आपके डिफरेंट जो सवाल पूछे गए हैं यूजीसी नेट में PYQs में, वो आप मतलब खुद से करके रिवीजन करने की कोशिश करिए। So with this, thank you very much. Meet you next video.